हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो यूनिट कोल्ड स्टार्टअप से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइटअप से पहले क्या क्या प्री चेक्स किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि लाइटअप के इनिशियल स्टेज में इकोनोमाइजर का आरसी एमओवी ओपन क्यों रहता है, रीहीटर का डैम्पर क्लोज क्यों रहता है और ड्रिएटर पैकिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट कोल्ड स्टार्टअप की प्रीवेलिंग कंडीशन क्या क्या होती है। बॉयलर डीप्रेशराइज कंडीशन में होना चाहिए और बॉयलर ड्रम का लेवल -25 mm के आसपास मेंटेन होना चाहिए। बॉयलर ऑक्सिलरीज जैसे आईडी फैन, एफडी फैन, पीए फैन, एपीएच, कोल मिल और फ्यूल ऑयल सिस्टम लाइनअप होना चाहिए। टरबाइन केसिंग का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए और यूनिट को बंद हुए 72 आवर्स से ज़्यादा होना चाहिए। यदि यह कंडीशन फुलफिल है तो कोल्ड स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले बॉयलर से रिलेटेड जितने भी परमिट्स हैं वो कैंसिल होना चाहिए और मैन और मटेरियल्स पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल प्लेस पे लोकेटेड होना चाहिए, क्योंकि फायर जैसी इमरजेंसी कंडीशन को ईजिली हैंडल किया जा सके। इसके बाद ट्रांसफार्मर और मेन लूब ऑयल टैंक का फायर फाइटिंग रिलीज वाल्व ऑपरेट होने के लिए रेडी होना चाहिए और एयर प्री हीटर का फायर वाटर लाइन लास्ट वाल्व तक चार्ज होना चाहिए, क्योंकि लाइटअप के टाइम में एपीएच में फायर जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए उसे हैंडल करने के लिए फायर वाटर लाइन चार्ज होना चाहिए। इसके बाद बॉयलर लाइटअप के दौरान पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लोकल एरिया में अवेलेबल होना चाहिए और टरबाइन और बॉयलर का इंटरलॉक प्रोटेक्शन सिस्टम सर्विस में होना चाहिए। इसके बाद जितने भी सारे डक्ट्स हैं जैसे हॉट पीए डक्ट, एसे डक्ट, फ्लू गैस डक्ट और बॉटम एस होपर, इकोनोमाइजर होपर, एपीएच होपर, फैंस के सारे बॉक्स ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। कोल्ड स्टार्टअप के चेकलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले सारे के सारे डक्ट्स क्लियर होने चाहिए और मैन होल्स क्लोज कंडीशन में होने चाहिए। इसके बाद बॉयलर के प्रेशर पार्ट जैसे सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर, इनके वर्क कंप्लीट होने चाहिए और प्रॉपर वर्कशॉप होने चाहिए। बॉयलर हाइड्रो टेस्ट के दौरान सेफ्टी वाल्व को गैगिंग और हाइड्रो प्लग किया जाता है ताकि बॉयलर को ओवर प्रेशराइज किया जा सके। जब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो सेफ्टी वाल्व को गैग और हाइड्रो प्लग रिमूव कर देना चाहिए ताकि ओवर प्रेशराइज की कंडीशन में सेफ्टी वाल्व प्रॉपर वर्क कर सके। फिर यूनिट स्विच गियर, स्टेशन स्विच गियर, ऑक्सिलरी स्विच गियर चार्ज कंडीशन में होना चाहिए और उससे कनेक्टेड जितने भी ड्राइव्स हैं उसका पावर सप्लाई नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं जैसे आईडी, एफडी, पीए फैन, एपीएच, कोल मिल, इसकी चेक लिस्ट फील्ड इंजीनियर के द्वारा फिल होनी चाहिए और डेस्क इंजीनियर के द्वारा प्रॉपर साइन होना चाहिए। इसके बाद जितने भी ऑयल गन्स हैं उसका प्रॉपर फ्लशिंग होना चाहिए और एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए कि कहीं से कोई ऑयल का लीकेज नहीं होना चाहिए। जितने भी सूट ब्लोअर्स हैं जैसे बॉल सूट ब्लोअर, सुपर हीटर सूट ब्लोअर, रीहीटर सूट ब्लोअर, एपीएच का सूट ब्लोअर, वो प्रॉपर रिट्रैक्ट कंडीशन में होना चाहिए। दोनों पास के ईएसपी प्रॉपर बॉक्स ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। बॉयलर के इंटरलॉक ऑफ प्रोटेक्शन प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए और सर्विस में होना चाहिए। बॉयलर साइड के जितने भी अलार्म हैं एज पर डिज़ाइन सेट होना चाहिए और सर्विस में होना चाहिए। बॉटम एज होपर और सील ट्रप प्रॉपर फिलिंग होना चाहिए ताकि लाइटअप के टाइम में एयर इग्नेस जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि सर्विस एयर अवेलेबल होना चाहिए। ईएसपी साइड से ईएसपी का बैक फिल्टर का एस कोटिंग कंप्लीट होना चाहिए और स्टूडियो का डीपी 250 से 300 पास्कल के बीच होना चाहिए। लाइटअप के टाइम में ऑक्स सिस्टम चार्ज होना चाहिए। नॉर्मली ऑक्स सिस्टम का रिक्वायरमेंट फ्यूल ऑयल की पर्जिंग और एटोमाइजिंग के लिए, एपीएच सूट ब्लोइंग के लिए, ड्रिएटर पैकिंग के लिए और टरबाइन ग्लैंड सीलिंग के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल ऑयल का हैंडलिंग सिस्टम सर्विस में होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम चार्ज कंडीशन में होना चाहिए ताकि जितने भी एयर ऑपरेटेड वाल्व हैं उन्हें ऑपरेट किया जा सके।
इसके बाद बात करते हैं कि कोल्ड स्टार्टअप से पहले कौन कौन से सिस्टम और इक्विपमेंट्स रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। सबसे पहले CW सिस्टम, ACW सिस्टम और सर्विस वाटर सिस्टम चार्ज कंडीशन में होने चाहिए। यहाँ पे CW सिस्टम सर्कुलेटिंग वाटर जो कि कंडेंसर ट्यूब में फ्लो कराया जाता है, इसके द्वारा ही स्टीम को कंडेंस कराया जाता है। ACW सिस्टम ID, FD, PA, सील एयर फैन, एयर प्रीहीटर और कोल्ड मिल में ऑयल कूलिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर्विस वाटर सिस्टम BFP में लूप और वर्किंग आय कूलर्स और वाइंडिंग कूलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि सील ट्रब चार्ज कंडीशन में होना चाहिए और बॉटम एज कन्वेइंग सिस्टम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ताकि जो भी बॉटम एज होपर में कलेक्ट हो रहा है उसे इजीली बॉटम एज साइलो तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद एयर प्री हीटर से रिलेटेड जितने भी डैम्पर्स हैं, जैसे फ्लू गैस साइड के डैम्पर्स, शट ऑफ डैम्पर, सेकेंडरी एयर डैम्पर्स और प्राइमरी एयर डैम्पर्स, इनका प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए और ऑपरेट करने के लिए रेडी होना चाहिए। इसके बाद बॉयलर साइड के जितने भी फैंस हैं, ID, FD, PA फैन, वह रेडी होना चाहिए। फैंस में इनलेट आउटलेट डैम्पर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। फैन का लूप वाल्व सिस्टम सर्विस में होना चाहिए। IGB प्रॉपर ऑपरेट होना चाहिए और मोटर का पावर सप्लाई नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा मिड और कोल्ड फीडर प्रॉपर लाइनअप होने चाहिए। ESP साइड से बात करें तो CRM, ERM, हॉपर हीटर, इंसुलेटर हीटर चार्ज कंडीशन में होना चाहिए और एक बार इंश्योर करेंगे कि उसका बाईपास वाल्व ओपन और लिफ्टिंग वाल्व क्लोज होना चाहिए। फिर वाटर और स्टीम साइड से जो सैम्पलिंग सिस्टम है वो आपका रेडी होना चाहिए। फिर स्टार्टिंग में इकोनोमाइजर का RC वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। लाइटअप के स्टार्टिंग में BFP रनिंग में ना होने की वजह से इकोनोमाइजर कॉइल में वाटर का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट होती है और कॉइल्स ओवरहीट होने की वजह से डैमेज हो सकती है। इसलिए इकोनोमाइजर कॉइल में कंटिन्यू वाटर का सर्कुलेशन होता रहे, इसलिए इकोनोमाइजर का RC वाल्व ओपन किया जाता है। RC वाल्व को ओपन होने की वजह से डाउन कमर से वाटर इको के इनलेट में इंटर करता है और कॉइल्स को ओवरहीट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इको का RC वाल्व ओपन होना ज़रूरी है। और रीहीटर डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। लाइटअप के स्टार्टिंग में रीहीटर में स्टीम का सर्कुलेशन नहीं होता। इस कंडीशन में यदि रीहीटर डैम्पर ओपन करेंगे तो फ्लू गैस रीहीटर कॉइल्स के थ्रू जाएगी और ओवरहीट होने की वजह से डैमेज हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में रीहीटर डैम्पर क्लोज करके रखते हैं और जब HP-LP बाईपास चार्ज हो जाता है तो रीहीटर में स्टीम का सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तब धीरे धीरे डैम्पर्स को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि जितने भी ऑयल गन्स हैं वो प्रॉपर क्लीनिंग और फ्लशिंग होना चाहिए, ताकि ऑपरेट करने के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद जितने भी वेंट हैं, जैसे ड्रम वेंट, सुपर हीटर वेंट, रीहीटर वेंट, स्टार्टअप वेंट, ये सब ओपन कंडीशन में होने चाहिए। इसके बाद ड्रेटर पैकिंग स्टीम चार्ज कंडीशन में होना चाहिए और एक बार इंश्योर करेंगे कि फ्लेम TV कैमरा सर्विस में होना चाहिए। ड्रेटर पैकिंग से ड्रेटर को प्रीहीट किया जाता है ताकि थर्मल शॉक को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा ड्रेटर का प्रेशर इंक्रीज करके वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो BFP का NPSH मेंटेन नहीं हो पाएगा और कैविटेशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। साथ ही डिजॉल्व गैस को रिमूव करने के लिए भी पैकिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद एटोमाइजिंग और ट्रेसिंग लाइन का ड्रेन्स ओपन कंडीशन में होना चाहिए। LDO का लॉन्ग रिसर्कुलेशन लाइन चार्ज कंडीशन में होना चाहिए ताकि LDO का फ्लो और प्रेशर मेंटेन किया जा सके। टरबाइन साइड में जितने भी मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है उसको ओपन किया जाना चाहिए। फिर EMS और HP बाईपास का एटमॉस्फेरिक ड्रेन ओपन कंडीशन में होना चाहिए ताकि जो भी कंडेंसर स्टीम है
उसको रिमूव किया जा सके। एक बार इंश्योर करना चाहिए कि CRH और HRH का एटमॉस्फेरिक ड्रेन लाइटअप से पहले ओपन कंडीशन में होना चाहिए। फिर CVD टू IVD और बॉटम रिंग हेडर का आइसोलेशन वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जब लाइटअप के दौरान CVD के थ्रू बॉयलर ड्रम का लेवल मेंटेन करेंगे तो उस समय CVD का पाथ क्लियर होना चाहिए। इसके बाद TG लूप ऑयल कूलर और जनरेटर एयर कूलर चार्ज कंडीशन में होना चाहिए और एक बार इंश्योर करेंगे कि एक्साइटेशन सिस्टम और GCB हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए और UT ब्रेकर नॉर्मल होना चाहिए। बॉयलर लाइटअप से पहले एक बार बॉयलर का एक्सपांसन रीडिंग मेजर कर लेंगे। इसके बाद DM प्लांट साइड से DM वाटर का पैरामीटर लाइटअप से पहले मेंटेन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।